फाइनेंशियल मार्केट्स में दो टर्म आ रही है, एक है फाइनेंशियल, एक है मार्केट्स। फाइनेंशियल का मतलब हो गया एनीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस, एंड फाइनेंस इज इम्पॉर्टेंट। वाई? क्यों फाइनेंस इम्पॉर्टेंट है? फाइनेंस इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? फाइनेंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फाइनेंस के थ्रू हम असेट्स परचेज करते हैं, हम एक्सपेंशन करते हैं, हमारे डेली जो हमारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं उसके लिए हमें फाइनेंस चाहिए होता है। तो हमें फाइनेंस, जो हमने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़ा था क्लास 11th में कि देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, वो फाइनेंस आखिर कहाँ से आता है, हम उस फाइनेंस को कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, जो पैसा। तो ये सब जो हमारा फाइनेंस का आना, फाइनेंस को इन्वेस्ट करना, ये सब जो हो रहा है दैट इज़ ऑल थ्रू फाइनेंशियल मार्केट्स। तो मार्केट इज़ अ प्लेस और मार्केट इज़ अ सिस्टम। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट एक फिजिकल प्लेस ही हो, मार्केट इज़ अ सिस्टम थ्रू विच एक्सचेंज टेक प्लेस। अब अगर वो कमोडिटी मार्केट है तो वहाँ पे गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन ये फाइनेंशियल मार्केट है तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट्स हमारी चलती है, राइट। तो यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट्स में हमारे पास दो तरह के मार्केट्स आती हैं, एक है कैपिटल मार्केट और एक है मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट जो कि लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स के साथ काम करती है और मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के साथ। तो इस चैप्टर में हमें वेरियस कैपिटल मार्केट मेथड्स एंड मनी मार्केट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, किस तरह से ये वर्क करते हैं ये सब हमें इसमें डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में, राइट। तो अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट्स का जो मेन पार्ट है वो क्या कहता है कि जितने भी यहाँ पे सेविंग्स करने वाले हैं उनके पास जितने भी सरप्लस फंड्स हैं, उन सरप्लस फंड्स को एक जगह लेकर आना, ये फाइनेंशियल मार्केट्स हैं। और फिर ये इन फंड्स को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि जिनके पास सरप्लस है उनको अवेन्यूज़ पता हो, या हम ये कहें कि जिनको इन्वेस्टमेंट करनी है उनके पास फंड्स भी हो। तो ये जो दो लोग हैं इनको वो ज्वाइन कर देते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट का अगर मेजर फंक्शंस की बात करें कि व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, तो हम पहला क्या कहेंगे, मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग्स। मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग्स, मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग्स का मतलब सेविंग्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर चलना। एंड चैनलाइजिंग देम, ये पूरा का पूरा चैनल हो रहा है ना, चैनलाइजिंग देम, किस तरह से चैनलाइज करना है इनको, इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, यानी कि जो भी हम उससे बेस्ट यूटिलाइजेशन ले सकते हैं वहां पे उसे यूटिलाइज करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम कहते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट का नेक्स्ट फंक्शन क्या है कि प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल असेट्स। प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल असेट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी हमारे फाइनेंशियल असेट्स हैं, जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, whenever we want to convert that assets into our liquid form, into cash form, so this is very easy to convert all the financial assets in a liquid form, because हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट की फॉर्म में एक बेस है, एक बेस है जिसके थ्रू हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एक रेडीमेड सिस्टम बना हुआ है, तो एक सिस्टम है। ये तो इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिट हो गया, इन्वेस्टर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। अब अगर हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्राइस डिस्कवरी, उनके जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं किसी भी फर्म के, उनके शेयर्स हो गए, मेनली तो शेयर्स के लिए यूज़ होता है ये, कि उनके लिए प्राइस डिस्कवरी होता है कि आखिर ये जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है मार्केट रेट क्या है इनका, क्योंकि मार्केट रेट डिमांड एंड सप्लाई पर बेस्ड होता है। तो मार्केट रेट को
डिटरमाइन करने में हेल्प करता है फाइनेंशियल मार्केट। प्लस क्योंकि एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, एक रिलायबल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, तो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। जो भी ट्रांजैक्शंस हमारी हो रही हैं सेल परचेज की, उनके कॉस्ट को ये काफ़ी कम कर देता है। ठीक है, समझ में आया? अब हम कर रहे हैं वेरियस फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं। दो तरह की फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं। तो हमारे पास जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं दो तरह की हैं। एक है मनी मार्केट, एक है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट जो कि शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म फंड्स हैं, यहाँ पे लॉन्ग टर्म फंड्स हैं। ठीक है, बट मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म है, बट इसमें लार्ज इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, लार्ज इन्वेस्टमेंट। जबकि कैपिटल मार्केट में स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स में से भी काम चल जाता है। यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करें, कम इन्वेस्टमेंट से भी काम चल जाता है। ठीक है, जो हमारे पास मनी मार्केट है इसमें मेनली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब इसमें जनरल पब्लिक कम इन्वेस्ट करती है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ज़्यादा करते हैं। बैंक्स हो गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये सब म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गई, ये सब करते हैं। जबकि कैपिटल मार्केट में हमारा इंस्टीट्यूशनल एंड हाउस होल्ड्स यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल्स भी इन्वेस्ट काफ़ी करते हैं। ठीक है, इसमें कैपिटल मार्केट में हाई रिस्क है, बट फिर रिटर्न भी हाई है, जबकि यहाँ पे लो रिस्क है एंड रिटर्न भी लो है। तो कैपिटल मार्केट में आपका रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, लेकिन मनी मार्केट में रिटर्न भी कम है और रिस्क भी कम है। ठीक है, अगर हम लिक्विड की बात करें तो दोनों को ही, अभी हमने जो फंक्शंस ऑफ कैपिटल फाइनेंशियल मार्केट्स किया, हमने कहा कि प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू योर फाइनेंशियल एसेट्स, तो लिक्विडिटी दोनों में ज़्यादा है, दोनों में लिक्विडिटी है। बट अगर हम वैसे बात करें तो हमारे जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो क्योंकि विद इन 12 मंथ्स होते हैं तो दे आर मोर लिक्विड। बट लिक्विडिटी की बात करने में हम ये कह सकते हैं कि आज के टाइम में क्योंकि इतना टेक्नोलॉजी हो गई है कि सभी बहुत लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें मनी मार्केट, तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्दो सिलेबस में ये डिफाइंड है कि सिर्फ हमें अबाउट मनी मार्केट करना, इंस्ट्रूमेंट्स मेंशन नहीं है, तो सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी कर लेना इसलिए सही है क्योंकि आगे चल के CUT में तो आने ही है। अभी उन्होंने 12th के बोर्ड के सिलेबस से हटा दिए। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि हम रिस्क भी नहीं उठा सकते, ब्रॉड सी बात है, मतलब उन्होंने ये तो लिख ही दिया ना कि अबाउट मनी मार्केट। अब अगर अबाउट मनी मार्केट है तो फिर वेरी ऑब्वियस ना कि उसके रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स भी हो ही सकते हैं। तो 5 इंस्ट्रूमेंट्स है, करने में कोई बुराई नहीं है। कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं? एक तो कॉल मनी है, एक कमर्शियल बिल्स हैं, एक ट्रेजरी बिल्स हैं, ठीक है, फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड एक है कमर्शियल पेपर। तो इनको हम डिटेल में कवर नहीं करेंगे,
सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेवल को कवर कर लेंगे, ज़्यादा नहीं जाएंगे डीप में। बट जो अब हमारे पास डीप में करने को है वो है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में एक होती है प्राइमरी मार्केट और एक होती है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को हम न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। न्यू इशू मतलब यहाँ पे फर्स्ट टाइम कोई भी सिक्योरिटीज इशू होती हैं, पहली बार कोई भी सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम इशू हो रही हैं। लेकिन जो सेकेंडरी मार्केट है वो हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, जो आप लोगों ने सुना है बहुत, वो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है यहाँ पे। ठीक है, दोनों ही प्राइमरी मार्केट भी और सेकेंडरी मार्केट भी, दोनों ही डेब्ट एंड इक्विटी, दे डील इन बोथ, डेब्ट एंड इक्विटी दोनों में डील करते हैं। ठीक है, अब हम इंस्ट्रूमेंट्स के एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। जैसे कि कॉल मनी है। कॉल मनी क्या होती है तो सब शॉर्ट टर्म ही। कॉल मनी है इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस। कीवर्ड्स याद कर लो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर पूछ भी लिया फॉर एनी चांस तो डिटेल में नहीं पूछेंगे, एमसीक्यूज में पूछ लेंगे। तो एमसीक्यूज में बस आपको छोटे छोटे पॉइंट्स पता होने ज़रूरी हैं। जैसे कि कॉल मनी के लिए हमारा कीवर्ड क्या है, इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस। तुम लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि हर बैंक को अपनी कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो दोनों मेंटेन करनी होती है। टू मेंटेन दैट कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, कई बार किसी बैंक को अगर फंड्स की कमी पड़ गई तो उसके लिए वो जो एक दूसरे बैंक से, मतलब बैंक ए बैंक बी से जो ट्रांसफ़र ले रहा है, दिस इज ऑल कॉल्ड कॉल मनी। तो कॉल मनी के लिए हमारे पास क्या है, इस पर अगर इंटरेस्ट होता नहीं, अगर होता भी है इंटरेस्ट तो वो इंटरेस्ट हमारा कॉल रेट कहते हैं उसे हम। ठीक है, तो दो कीवर्ड्स हो गए, एक इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस है और दूसरा जो भी रेट अप्लाई हो रहा है इंटरेस्ट का, दैट इज कॉल्ड कॉल रेट। फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी ट्रेजरी बिल्स की, जिन्हें हम टी बिल्स भी कहते हैं, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री, द अपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी, इशूड ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये किसको सोल्ड करते हैं, वो कमर्शियल बैंक्स को और पब्लिक को भी करते हैं। तो टी बिल्स आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं और इन्हें हम जीरो कूपन बॉन्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, टी बिल्स का डिनोमिनेशन 25,000 या उसके मल्टीपल में होता है और इसमें जो उसकी रिडेम्पशन वैल्यू है और जो उसका इशू प्राइस है, उन दोनों का डिफरेंस ही इनकम होता है। मतलब अगर उसकी फेस वैल्यू 100 रुपये है और उन्होंने इशू किया 70 रुपीज़ में और ये कहा कि हम 6 महीने बाद इसे वापस करेंगे 110 रुपीज़ में, तो इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहे वो लोग, लेकिन जो 40 रुपीज़ का डिफरेंस है ये ही इन्वेस्टर की इनकम हो गई। तो दिस इज कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये ट्रेजरी बिल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। फिर कमर्शियल बिल्स। कमर्शियल बिल्स वो होते हैं जो तुम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज सुने, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, वही कमर्शियल बिल्स हैं। तो जब वो कंपनीज एक कॉरपोरेट दूसरे कॉरपोरेट के साथ इशू एंड एक्सेप्ट करते हैं तब वो हमारे ट्रेड बिल्स हो जाते हैं, और जब कमर्शियल बैंक्स आपस में करते हैं तो वो कमर्शियल बिल हो जाते हैं। ठीक है, तो हम डिटेल में नहीं जाके बिल्कुल शॉर्ट में एक छू रहे हैं कि सिलेबस में नहीं है तब भी हमें बेसिक सा तो पता होना ही चाहिए। फिर कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर्स हमारे यहाँ 1990 में इंडियन मार्केट में आए थे। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में तो चाहे ना भी हो लेकिन सीयूईटी में तो ईयर वाले क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। कमर्शियल पेपर क्या होते हैं, इनका एक फिक्स मैच्योरिटी पीरियड होता है और जनरली इन्हें हम वर्किंग कैपिटल नीड्स या सीजनल रिक्वायरमेंट्स के लिए, ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं कि जितनी भी कंपनीज़ हैं उन्हें ये पता है कि हमारी क्रेडिट वर्दिनेस बहुत अच्छी है मार्केट में, तो
हम बैंक से बोरो करेंगे, बैंक के साथ ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ लगेंगी, इतनी फॉर्मेलिटीज़ और इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। तो इससे बेटर है, हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत है, मार्केट वर्दीनेस बहुत है, तो कंपनीज, कॉरपोरेट सेक्टर्स जो होते हैं वो जनरल पब्लिक से पैसा लेते हैं। और लेकिन ये वही कंपनीज कर पाती हैं, जो न्यू फॉर्म कंपनीज हैं वो नहीं कर पाती हैं। जो पुरानी कंपनीज हैं जिनकी मार्केट में स्टैंडिंग अच्छी है वही कर पाते हैं। फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स का मतलब एक तरह का फिक्स डिपॉजिट है, बट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मिनिमम जनरली 91 डेज के लिए होता है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे थे आपके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम आते हैं कैपिटल मार्केट पे। कैपिटल मार्केट के बारे में तो मैंने बता ही दिया कि कैपिटल मार्केट क्या होती है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में है, और इसमें हर एक, चाहे वो किसी भी तरह के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हों या इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हों, सब डील करते हैं, ठीक है। अब हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी मार्केट की। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी मार्केट के बारे में, यानी कि न्यू इश्यू मार्केट के बारे में, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं प्राइमरी मार्केट के बारे में, कि ये जनरल पब्लिक से पैसा रेज कर रहे हैं अपने कंपनी के शेयर्स इशू करके, यानी कि फर्स्ट टाइम जब ये इशू कर रहे हैं तो ये जनरल पब्लिक को कर रहे हैं। इसीलिए जो भी कैपिटल हम प्राइमरी मार्केट से इशू करते हैं उसे गोइंग पब्लिक भी कहते हैं, कि अब आप एक छोटे से एरिया को छोड़ के, कमर्शियल बैंक्स या कुछ इंस्टीट्यूशंस को छोड़ के आप पब्लिक एट लार्ज में जा रहे हो, यानी कि आप जनरल पब्लिक से पैसा ले रहे हो और आप उन्हें अप्रोच कर रहे हो कि नाउ यू इन्वेस्ट इन आवर कंपनी। जनरल पब्लिक से पैसा निकलवाना तो मुश्किल काम होता ही है, ये बात तो सबको ही पता है। इट्स नॉट ईजी कि जनरल पब्लिक आपकी कंपनी में यूँ ही पैसा निकाल के दे देगी अपना, चाहे वो 100 रुपये क्यों ना हो, वो क्यों देगी जब तक कि उसको ये पता नहीं हो कि ये कंपनी कुछ है काम की। तो इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सब तरह के हैं, इंडिविजुअल्स भी हैं, बैंक्स भी हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड कंपनीज, सब है इसमें। शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, सब तरह के काम आते हैं। इस पैसे को हम किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अपना बिजनेस सेटअप करना है, एक्सपेंशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, मर्जर्स, एक्विजिशंस, किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर लोगे, ठीक है। अब प्राइमरी मार्केट के तरीके क्या क्या हैं, आप किस किस तरह से प्राइमरी मार्केट को में मनी रेज कर सकते हो, कैसे कैसे कर सकते हो, क्या क्या तरीके हैं। एक आपके पास है इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओस। इनिशियल पब्लिक ऑफर जो आप प्रोस्पेक्टस के थ्रू जनरल पब्लिक को इशू कर सकते हो, थ्रू प्रोस्पेक्टस, या ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या हुआ कि कोई भी, जैसे कि मैं कंपनी हूँ, मैंने शेयर्स इशू किए फर्स्ट टाइम, और एक कोई ब्रोकर है, उस ब्रोकर ने कहा कि आप हमें दे दो और हम इसको सेल कर देंगे। अब मेरे को अगर 100 रुपये में देना था तो मुझे 100 रुपये मिल गए। उस ब्रोकर ने आगे ऑफर किया, अब चाहे वो ब्रोकर 90 में बेचे, 80 में बेचे, 120 में बेचे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कंपनी को क्या बेनिफिट हो रहा है कि नई कंपनी को ये जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है वो बच जाती है, और वो सारा काम वो जो एक्सपर्टीज़ हैं वो करने लग जाते हैं, ठीक है। फिर एक होती है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब आप कुछ सिलेक्टेड क्लाइंट्स को, सिलेक्टेड क्लाइंट्स मतलब आप अपने प्रमोटर्स को दे सकते हो, आप अपने टेक्निकल पर्सन्स को दे सकते हो, टेक्निकल लोगों को, ऐसे उनको सिलेक्टेड क्लाइंट्स को देना, ठीक है। सिलेक्टेड क्लाइंट्स में आपकी म्यूचुअल फंड कंपनीज भी आ सकती हैं। तो ये जनरली आप तब देते हो जब आपको ये श्योर करना हो कि आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लोग हों, जनरल पब्लिक एकदम से ना हो, तब आप प्राइवेट प्लेसमेंट वाली कैटेगरी में जाते हैं। और फिर एक होता है EIPOs, ये हो गया प्राइवेट प्लेसमेंट। और ये हो गया EIPOs। EIPOs, ये IPOs इनिशियल पब्लिक ऑफर,
ये इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर, आजकल तो EIPOs का ही ज़माना आ गया है। आपको जीमेल के थ्रू या सोशल मीडियाज़ के थ्रू अप्रोच करना, दिस इज़ ऑल EIPOs। कि अब आपको जो भी करेंगे वो इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू करेंगे, तो अब तो वैसे भी ऑनलाइन सिस्टम में आ गया है, ठीक है। एक हम दे सकते हैं कि राइट इशू, जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं हम उनको ये राइट दे दें कि भाई आपको हम शेयर्स दे रहे हैं, आपको लेने हैं शेयर्स, तो बताओ। ऐसा नहीं है कि फ्री में देंगे, फ्री में देते तो बोनस इशू होता, बोनस इशू नहीं दे रहे, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम ये प्रिविलेज दे देते हैं कि आपको शेयर्स लेने हैं तो ले लो, वो राइट इशूज़ हो गए। फिर एक हमारे पास लास्ट आता है प्रेफरेंशियल इशू। प्रेफरेंशियल इशू, तो प्रेफरेंशियल इशू क्या होता है? प्रेफरेंशियल इशू भी जो हमारे कुछ सिलेक्टेड लोग होते हैं, ठीक है, वो प्रेफरेंशियल इशू है। अब बात ये आती है कि प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल इशू, इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ फिर? तो प्राइवेट प्लेसमेंट सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स हैं लेकिन वो स्मॉल ग्रुप है, मतलब हमने सिर्फ ये डिसाइड किया कि हम सिर्फ म्यूचुअल फंड कंपनीज को अपने शेयर्स इशू करेंगे, तो वो हमारी प्राइवेट प्लेसमेंट हो गई, ठीक है। या हमने सिर्फ ये करा कि हम सिर्फ अपने प्रमोटर्स को ही करेंगे, मतलब हमने स्मॉल इन्वेस्टर्स का एक ग्रुप डिसाइड कर लिया, लेकिन जब हम स्मॉल से थोड़ा ज़्यादा, मतलब हमने प्रेफरेंशियल डाल दिया कि हम जनरल पब्लिक को नहीं करेंगे, हम प्रमोटर्स को भी करेंगे, हम टेक्निकल पर्सन्स को भी करेंगे, और हमारे ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कि हमारे यहाँ 10 साल से ज़्यादा हैं उनको भी हम ESOP दे देंगे। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल लिया है, ग्रुप्स लिए हैं, लेकिन वो लार्ज ग्रुप्स भी हमारे सिलेक्टेड ही हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों में सिलेक्टेड हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि प्राइवेट में हम स्मॉल ग्रुप ले रहे हैं जबकि यहाँ पर हम लार्ज ग्रुप ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा हमारा हो गया अभी तक का कि प्राइमरी मार्केट में कैसे होता है। अब हम पढ़ते हैं सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में क्या हो रहा है? हम कहते हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज है, यानी कि जो हमारी सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ होती हैं, जो ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज़ हैं, वो यहाँ पे डील होती हैं। और हमारे पास अगर इंडिया में देखें तो टोटल 24 रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारा ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। अब स्टॉक एक्सचेंज का फ़ायदा क्या है, यानी कि सेकेंडरी मार्केट का फ़ायदा क्या है? वही एक तो लिक्विडिटी प्रोवाइड करना कि व्हेनेवर वी वांट टू सेल आवर शेयर्स वी कैन सेल इट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। आजकल तो ऑनलाइन पोर्टल है, आप जैसे नेट बैंकिंग करते हो, जैसे गूगल पे करते हो, बिल्कुल वैसे ही आप सिंपली अपने उस पोर्टल पे जाओ, सेल करो और पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो दिस इज़ वेरी इजी। वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ होता है किसी भी कंपनी के लिए, जो कि कंपनी अपनी मार्केट वैल्यू एस्टैब्लिश करना चाहती है, तो उन मार्केट वैल्यू को बहुत ईजीली स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से किया जा सकता है। मतलब स्टॉक एक्सचेंज मार्केट एक बेस प्रोवाइड करती है कि इन्वेस्टर्स को भी पता है कि कौन सी कंपनी के शेयर्स की डिमांड ज़्यादा आ रही है, कौन सी कंपनी के शेयर्स इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं। तो क्रेडिटर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, वो लोग मार्केट प्राइस देखते हैं कि इस कंपनी की स्टॉक एक्सचेंज में क्या स्टैंडिंग है, ठीक है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। फिर स्टॉक एक्सचेंज से आपका इक्विटी कल्ट, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। इक्विटी कल्ट का मतलब क्या होता है? आदत, इक्विटी में इन्वेस्ट करने की एक आदत। तो क्योंकि आपके पास एक ऑर्गेनाइज्ड रेगुलेटेड मार्केट है जिस पे आप भरोसा कर सकते हो, जिसको एक कंप्लीट कंट्रोल किया जा रहा है, जहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम हैं, एक सेफ एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है, तो इक्विटी कल्ट, आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करने की हैबिट आ जाती है इकोनॉमी के अंदर। और किसी भी इकोनॉमी में एक स्पेकुलेटिव एनवायरनमेंट होना बड़ा ज़रूरी है टू ग्रो,
कोई भी इकोनॉमी को अगर ग्रो करना है तो टू सम एक्सटेंट स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ आर गुड। डीलिंग सेफ होती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता ही है। तो ये सब हमारे लिए स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस हैं। अब पहले क्या होता था, अगर तुम लोगों ने स्कैम 1991 या हर्षद मेहता की जो मूवीज़ आई हैं वो देखी हो, या पुरानी वो जो एक अभिषेक बच्चन की गुरुजी मूवी, गुरु थी, गुरु है ना। तो अगर तुमने पुरानी मूवीज़ देखी हो तो उसमें तुमने देखा होगा कि एक ऐसे चीख रहे होते हैं सारे बीच में खड़े हो के कि इस कंपनी का रेट इतने का, इस कंपनी का रेट इतने का है। पहले ऐसे ही होता था। अब उसमें बहुत फ्रॉड भी होते थे। हर्षद मेहता स्कैम उसी लूप होल का रिजल्ट था जो इतना बड़ा फ्रॉड हो गया था। तो पुराना सिस्टम में हमारा ऑक्शन सिस्टम होता था कि हमने ये रेट लगाया, अब तुम बोलो क्या रेट लगाओगे, तो ये चल रहा होता था। लेकिन अब वो जो हमारा मार्केट था, मतलब आपको बकायदा वहाँ जाना होता था, और क्योंकि हर कोई वहाँ नहीं जाता था तो उनको ब्रोकर्स की ज़रूरत पड़ती थी। वो मार्केट फ्लोर शिफ्ट होके अब वर्चुअल पर आ गया है, यानी कि अब ब्रोकर्स भी हमारे वर्चुअल है, हमारी ट्रांजैक्शंस भी सारी वर्चुअल हैं। एंड दिस इज़ कॉल्ड डीम्यूचुअलाइजेशन। मतलब अब आपके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अब एक फिक्स परसेंटेज है कि आपको ये परसेंटेज ऑफ ट्रेड, जितना भी आप ट्रेड करोगे, जितने भी रुपीज़ का ट्रेड होगा उसका इतना परसेंटेज आपका कमीशन कट हो जाएगा ब्रोकर का। तो बेसिकली आपकी ओनरशिप है, आपको स्टॉक एक्सचेंज में कितना कमीशन देना है ब्रोकर्स को, आपके मेंबर्स के क्या राइट्स हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स पहले थे वो सारे ख़त्म हो गए और डीम्यूचुअलाइजेशन स्टार्ट हो गया। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग हो गई। अब ये बहुत आसान हो गया कि आप जो भी ट्रेडिंग कर रहे हो वो ट्रांसपेरेंट है। मतलब आपको ब्रोकर नहीं कह रहा कितना रेट है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आप किसी भी समय मार्केट ओपन होने से लेकर मार्केट बंद होने तक आप सारे रेट स्क्रीन पे देख सकते हो कि इस समय क्या रेट है, इस समय क्या रेट है, इस समय क्या रेट है। वेरी इजी। जैसे गोल्ड का रेट है, गोल्ड का रेट भी अब इलेक्ट्रॉनिकली आप इसी समय देखो इस समय गोल्ड का रेट क्या चल रहा है और आप ट्रांजेक्शन कर लो। तो आपके पास टाइम बहुत सेव हो रहा है, फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम हैं, किसी भी तरह के रिस्क हमारा काफ़ी कम हो गया है। एंड प्राइसेस का जो फिक्सेशन है दैट इज़ वेरी एफिशिएंट नाउअडेज। ठीक है, फास्ट मूवमेंट ऑफ शेयर्स हो गए हैं। अब हमारे पास एक रूलिंग सेटलमेंट सिस्टम आ गया है, जैसे कि T+2 है, T+2 ट्रांजैक्शन प्लस 2 डेज। ये हमारा सेटिंग प्रोसीजर हो गया कि अब आप इसके थ्रू ट्रेडिंग सेट कर सकते हो, यानी कि जब भी ट्रांजैक्शन होगा उसके विदिन 2 डेज आप सेटलमेंट करोगे, यानी कि 2 दिन में आपको जितना खेलना है खेल लो, आपको फिर सेटलमेंट करनी ही पड़ेगी। तो इस तरह से आपका ये आ गया है सिस्टम। तो कुछ जब हम ऑनलाइन ट्रेडिंग की बात करते हैं तो थोड़ी थोड़ी टर्म्स हैं जो आपके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे कि एक होता है कॉन्ट्रैक्ट नोट। जब भी आप किसी ब्रोकर के थ्रू ट्रांजेक्शन्स करते हो तो आपने कितने नंबर ऑफ शेयर्स परचेज करने हैं, सेल करने हैं, कितने बजे, किस टाइम पर, किस डेट को, ब्रोकरेज चार्जेस कितने होंगे, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट फिर एक होता है पे इन डे। पे इन डे का मतलब जब आपकी जो सिक्योरिटीज़ हैं आप T+2 यानी कि आप कितने दिन में आप पे कर दोगे। पे आउट डे यानी कि दूसरे ब्रोकर को कितने दिन में पे करोगे। तो पे इन डे मतलब T+2 डे व्हेन कैश इज पेड और सिक्योरिटीज आर डिलीवर्ड, पे इन डे हो गया। पे आउट क्या हो गया, व्हेन सिक्योरिटीज आर डिलीवर, ये आप पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो पे इन डे, पे आउट डे, 2 हमारे पास हो गए। फिर डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी आपके जैसे कि जो भी बैंक्स होते हैं जो आपके सिक्योरिटीज़, जो आपके लिए सिक्योरिटीज़ रखता है, जहाँ पर आप अकाउंट ओपन करा रहे हो, आप पैसे जमा करा रहे हो कि इसके थ्रू हम डील करेंगे, वो डिपॉजिटरी हो गया। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बेसिकली एक इंटरलिंक है बिटवीन इन्वेस्टर एंड शेयर मार्केट। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, इन्वेस्टर और हमारे पास 3 लोग हैं, ये है इन्वेस्टर और ये है डिपॉजिटरी। अब इन्वेस्टर को यहाँ पे इन्वेस्ट करना है शेयर्स, तो इन दोनों के बीच में जो इन दोनों को लिंक कराने वाला है
वो है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डीपी जिसे हम कहते हैं। समझ में आया? एक है इन्वेस्टर और एक है डिपॉजिटरी। तो इन दोनों को जो लिंक करा रहा है वो है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले अगर मान लो मुझे इन्वेस्ट करना है, तो जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, बिल्कुल वही चल रहा है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग में क्या करते हो, पहले आपने ब्रोकर चूज़ किया, आपने ब्रोकर चूज़ किया किसके साथ आप डील करोगे, चाहे परचेज़ करना है चाहे सेल करना है। फिर आपने एक एग्रीमेंट बनाया, एग्रीमेंट में आपका पैन नंबर मस्ट है। डॉक्यूमेंट बहुत सारे होते हैं, आधार कार्ड, पैन, बहुत सारी चीज़ें हैं, बैंक स्टेटमेंट वगैरह, बट पैन मस्ट है नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में। फिर आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया, डीमैट अकाउंट इज़ कंपलसरी, डीमेटेरियलाइजेशन, डीमैट अकाउंट ओपन किया। फिर आपने ऑर्डर प्लेस किया, चाहे परचेज़ करने का या सेल करने का। फिर आपने प्राइस फिक्स किया, एक कंफर्मेशन स्लिप आई। अब ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हो गया ना। ऑनलाइन प्रोसेस में क्या हो रहा है कि आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, आप अपने कार्ट में डालते हो चीज़ें, कार्ट में डालने के बाद आपके पास एक ऑर्डर कंफर्मेशन आता है, डू यू वांट टू प्लेस द ऑर्डर, डू यू कंफर्म इट, आपने कंफर्म किया। फिर आपको एक ऑर्डर मिला, फिर आपको एक इंटीमेशन, वो कंफर्मेशन मिल गई कि आपको ये ऑर्डर कंफर्म हो गया। और फिर विद इन 24 आवर्स आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट नोट बनकर आ जाता है और एक आपका ऑर्डर आईडी क्रिएट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं यूनिक ऑर्डर को आईडी। और फिर हमारा, अगर हमने बाय किए हैं तो आपको सिक्योरिटीज़ मिल जाएंगी, अगर आपने सेल किए हैं तो आप सिक्योरिटीज़ डिलीवर कर दोगे और पैसे आ जाएंगे। ये सब हमारा पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो पहले क्या होता था ओल्डर टाइम में कि जब भी कोई शेयर्स लेते थे तो आपको फिजिकल फॉर्म में शेयर्स का एक सर्टिफिकेट मिलता था, लेकिन अब वो सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में ना आके आपके पास मेल्स के थ्रू आ जाता है, या आपके पास जो डीमैट अकाउंट है वहाँ पे भी एक रहता है अकाउंट में रखा हुआ। तो दैट इज़ कॉल्ड डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़, यानी कि फिजिकल से ऑनलाइन में आना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आना, दिस इज कॉल्ड डीमेटेरियलाइजेशन। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से वापस फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करवाते हैं तो हम कहते हैं रीमेटेरियलाइजेशन। तो हमारे पास दो टर्म हैं। ये फिजिकल और ये इलेक्ट्रॉनिक। फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक में आना इज डीमेटेरियलाइजेशन, और इलेक्ट्रॉनिक से फिजिकल में आना इज रीमेटेरियलाइजेशन। ठीक है, फिर हमारे पास ये सब जो काम कर रहे हैं, चाहे स्टॉक एक्सचेंज है, जो भी सिक्योरिटीज़ हैं, इसके लिए क्या हुआ, जब फ्रॉड होने शुरू हो गए, लोगों ने इसका बेनिफिट लेना शुरू कर दिया, तो एक हमारे पास इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश हुई, सेबी, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी एस्टैब्लिश हुई 1988 में। ठीक है, 1988 में सेबी एस्टैब्लिश हुई और फिर 1992 में प्रॉपर सेबी को एक लीगल स्टेटस मिल गया और सेबी का एक ऑटोनोमस बॉडी बन के सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई। और इसका मेन पर्पस ये था कि जो भी हमारा सिक्योरिटीज़ मार्केट है उसको एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज करना, उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाना, जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखना कि उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो, इवन जो कॉरपोरेट्स हैं उनके लिए भी रेगुलेशंस बनाना, कि कोड ऑफ कंडक्ट क्रिएट करना, इन्वेस्टर्स के राइट्स क्रिएट करना, ये सब। तो फंक्शंस ऑफ सेबी,
फंक्शंस क्या क्या, सेबी क्या क्या फंक्शंस करते हैं? 3 फंक्शंस हैं। डेवलपमेंटल फंक्शंस, डेवलपमेंटल फंक्शंस में क्या आता है? 3 फंक्शंस हैं सेबी के, डेवलपमेंट, रेगुलेटरी एंड प्रोटेक्टिव। एक क्वेश्चन है जो कि हमेशा बच्चों को कंफ्यूज करता है। अगर आपसे ये बोला जाता है कि सेबी इज द वॉच डॉग ऑन सिक्योरिटीज मार्केट, तो जैसे ही वॉच डॉग वर्ड आ जाएगा तो आपको हमेशा प्रोटेक्टिव ही लिखना है, क्योंकि डॉग तो प्रोटेक्शन करता है ना, इसलिए। तो यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। फिर डेवलपमेंटल फंक्शंस में क्या आता है? इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना, इंटरमीडियरीज को ट्रेन करना, कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, पूरा रिसर्च करना, रिसर्च एंड फिर पब्लिश करना जो भी मार्केट इन्फॉर्मेशन है। रेगुलेटरी में जैसे ब्रोकर्स हैं, उन ब्रोकर्स को रजिस्टर करना, स्टॉक एक्सचेंजेस का रेगुलरली ऑडिट करना, कोई भी फ्रॉडुलेंट या अनफेयर प्रैक्टिस है उसको रोकना, प्रोहिबिट करना, ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग्स जो होती हैं, यानी कि अंदर की इन्फॉर्मेशन बाहर निकालना, उसको कंट्रोल करना। और प्रोटेक्ट कैसे करता है? कि कोई भी कंपनी प्राइस रिगिंग ना करे, मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स ना दे, ठीक है। इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना, इनसाइडर ट्रेडिंग प्रोटेक्टिव फंक्शंस में भी आता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेट भी कर रहा है और प्रोटेक्टिव में भी आ रहा है। सिक्योरिटीज मार्केट के लिए फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट क्रिएट करना। तो ये हमारे पास सेबी के फंक्शंस आ गए। इस चैप्टर को मैंने ब्रीफ में एक बार समझा दिया है। चैप्टर को पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि टेक्निकल चैप्टर है थोड़ा सा। केस स्टडीज़ तो तुम्हारा पेपर का 70 to 80% पोर्शन केस स्टडीज़ का ही होता है, तो केस स्टडीज़ तो मस्ट है ही हैं, ठीक है। गॉट इट? तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications.